नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, या तो हमारे न्यूज़ चैनल परले दर्जे के महामूर्ख हैं या फिर वो अपने दर्शकों को मूर्ख समझते हैं, बुद्धू समझते हैं। अगर न्यूज़ चैनलों के कंटेंट का मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया जाए तो ये बात सिद्ध भी हो जाएगी। अब देखिए कि जो राफेल के आगमन का कवरेज उन्होंने किया है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। आज हम मीडिया वॉच में इस मुद्दे की तो पड़ताल करेंगे ही, ये भी देखेंगे कि हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज़ चैनल कैसे अयोध्या में भूमि पूजन का कवरेज कर रहे हैं। इसके अलावा संस्कारी एंकरों के संस्कारी शोज़ में क्यों अश्लीलता बढ़ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, नफरत और हिंसा से प्रेरित जो राष्ट्रवाद होता है उसका अस्त्र शस्त्रों से, हथियारों से बहुत लगाव रहता है। वो कभी दूसरे धर्मों से तो कभी दूसरे देशों से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र जुटाता रहता है और सेना और अस्त्र शस्त्रों का महिमा गान अनिवार्य रूप से करता रहता है। दुनिया भर के मीडिया में इस समय ये प्रवृत्ति चल रही है। फ्रांस से 5 राफेल के आगमन के कवरेज में आपने देखा होगा कि हमारा मीडिया यही सब कर रहा था। लगभग एक हफ्ते से वो युद्धोन्माद की स्थिति में था, लेकिन इस देशभक्ति में, जिसमें लगता था कि वो देशभक्ति दिखा रहा है, दरअसल घृणा थी और अतिरेक था। इस घटना को उसने ऐसे प्रस्तुत किया मानो हमने कोई यान मंगल ग्रह को भेजा था और वहाँ से वो सारे रहस्य समेटकर सकुशल वापस लौट आया था। इतनी खुशी थी हमारे चैनलों में, एंकरों में, उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। अब क्या है कि सनसनी पैदा करना, नाटकीयता डालना और ख़बरों को बढ़ा चढ़ा कर करना हमारे मीडिया की ये प्रवृत्ति बन चुकी है, ये उसका चरित्र है। राफेल के साथ भी उन्होंने यही किया। 5 राफेल क्या आए, उसने ऐलान कर दिया कि चीन थर थर काँप रहा है, पाकिस्तान डर गया है और अब किसी की क्या मजाल कि भारत की तरफ आंखें भी उठाकर देख सके। अब या तो इन चैनलों को पता नहीं है कि चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से करीब 4 गुना अधिक है। उसकी अर्थव्यवस्था हमसे 3 गुना बड़ी है और उसके पास हमसे 1.5 गुना ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं। उसकी एरोस्पेस इंडस्ट्री के सामने भारत कहीं नहीं ठहरता, इसलिए इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए, इतना फैलना नहीं चाहिए था 5 विमानों के आ जाने से। लेकिन लगता है कि हमारे चैनलों को ये भी पता नहीं है कि बहुत छोटे छोटे देशों के पास भी हमसे कई गुना ज़्यादा राफेल मौजूद है। जैसे कतर के पास 36 राफेल पहले से ही मौजूद हैं। अब क्या है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वायुसेना में कुल अभी तक 28 बेड़े हैं, जबकि तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 42 बेड़ों की ज़रूरत है हमको कम से कम। और हमारे बहुत सारे जो पुराने विमान हैं रिटायर होते जा रहे हैं। एक खंडूरी कमेटी बनी थी, उसने कहा था कि हमारे 68% जो हथियार हैं सेना के वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पुराने पड़ चुके हैं। और 2015 में संसद की एक कमेटी ने कहा था कि भारत के पास अगर दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़े तो 10 दिन का भी गोला बारूद नहीं बचा है। लेकिन क्या करें, हमारे एंकर तो आदत से मजबूर हैं। आदत से मजबूर हमारे दर्शक पाठक भी हैं, इसलिए वे ऐसी सतही प्रचारात्मक चीज़ें देख लेते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। चीन से दुखी और नाराज़ भारतीयों को उनका ये वीर रस वाला अंदाज़ बहुत पसंद आता है। उन्हें लगता है कि अब चीन के होश ठिकाने आ ही जाएंगे। तो ये स्थिति बड़ी विकट है। अब चैनलों ने जो फ्रांस से राफेल चले और अंबाला तक पहुँचे, उसकी मिनट टू मिनट कमेंट्री ऐसे थी जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटने जा रही हो, ऐतिहासिक और पूरा जलजला आने वाला हो। उन्होंने हमें बताया कि इस राफेल के आने के बाद कैसे चीन और पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। चीन को तो कई ने तो ये भी कहा कि चीन की तो पैंट ही ढीली हो गई है। अब आप कुछ शीर्षकों पर गौर कीजिएगा जो हिंदी चैनलों में ख़ास तौर पर देखने को मिले। बाहुबली राफेल, इंडिया में राफेल राज, आसमान में तूफान, सरहद पर सिंघम, डर गया चीन,
चीन और पाकिस्तान में राफेल के आने से हड़कंप। अब इस कवरेज की राजनीति को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं का सवाल नहीं है, युद्धोन्माद का सवाल नहीं है, देशभक्ति का सवाल नहीं है। दरअसल देशभक्ति भी एक तरह की राजनीति है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। चैनल राफेल का महिमा मंडन करके एक साथ दो तीर चला रहे थे। एक तो उनकी जो टीआरपी की हवस है उसको पूरा करना है, उसको भरना है, लेकिन दूसरी तरफ से वो सरकार की मदद कर रहे थे। वे चीन द्वारा ज़मीन कब्जा करने के बाद से बचाव की मुद्रा में आई सरकार को की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरे मोर्चों पर भी सरकार की विफलताएं हैं उनसे भी ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, वे राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार की बात को भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को याद ना आए, दर्शकों को याद ना करें, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वे ये नहीं पूछ रहे हैं कि राफेल को 3 गुना कीमतों में क्यों खरीदा गया, 120 के बजाय केवल 36 राफेल का ऑर्डर क्यों दिया गया, और अनिल अंबानी को बिना किसी योग्यता के ठेका देने की गुपचुप सिफारिश क्यों की गई, जबकि हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत काबिल है, उन सब के मुकाबले उसको इस सौदे में क्यों नहीं रखा गया। दोस्तों, ये जो छद्म राष्ट्रवाद है, ये जो अंध राष्ट्रवाद है, या जो हिंदू राष्ट्रवाद है, वो उसमें अब अयोध्या का उन्माद भी खुल चुका है। राफेल ने तो ये काम किया ही, लेकिन अयोध्या में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं उसका उन्माद भी खोला जा रहा है। आपको चारों तरफ वो दिख भी रहा होगा। चैनल राम और राफेल को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने तो इस तरह की हेडिंग भी लगाई, राफेल राज, राम राज। और अगर राम की जन्मभूमि अयोध्या थी तो उन्होंने राफेल की जन्मभूमि का भी जिक्र किया, फ्रांस में जहां ये दसाल्ट में ये राफेल बन रहे थे, उस जगह को भी दिखाने की कोशिश की, दोनों को जोड़ा। तो देखिए युद्ध और राम को किस तरह से जोड़ा गया, अयोध्या के अभियान को और राष्ट्रवाद जो राफेल से जुड़ा हुआ है उसको किस तरह से जोड़ा गया। ये हमारे मीडिया की करतूत है कि कैसे खबरों को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, उनको एक कोण दे दिया जाए, दृष्टिकोण दे दिया जाए, ताकि आपके अंदर एक राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना उस तरह से पैदा हो जो एक राजनीतिक दल के लिए फ़ायदेमंद हो। अब हमारे चैनल अब और भी पूरी तरह से भक्ति भाव में डूब गए हैं। भूमि पूजन के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उससे पूरी तरह से आह्लादित हैं। वे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए हैं, दिवाली मनाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इसी घड़ी की प्रतीक्षा युगों युगों से कर रहे थे। ये संघ परिवार का ही नहीं, मीडिया में बैठे संघियों के भी सपने का पूरा होने का समय है। दरअसल ये पत्रकारिता नहीं, अंधभक्ति है, और जाहिर है कि इसमें कोरोना महामारी का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। वो चैनलों को नहीं दिखता है, केवल अयोध्या और वहाँ होने वाला भूमि पूजन दिख रहा है। वे ये सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं कि जब पुजारी और बहुत सारे पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो वहाँ इस तरह का भव्य आयोजन ज़बरदस्ती क्यों किया जा रहा है, वहाँ इतने लोगों की जुटान क्यों हो रही है, और वहाँ 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग क्यों जा रहे हैं, जबकि सरकार ने भी ये नियम बनाया है कि इस उम्र के लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब 65 के ऊपर के लोग हैं, लेकिन सब वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं कानून को तोड़ते हुए। लेकिन इस पर सवाल कोई नहीं उठाया, और सवाल क्यों उठाएं? वे तो इस घड़ी की जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने जाने कितने झूठ गढ़े, कितने प्रपंच किए, खून खराबे से भरे अभियान में अपनी तरह से योगदान भी दिए। इसलिए इसे टाला नहीं जा सकता, इसे तो होना ही चाहिए था। ऐसा करने से अगर नियम टूटे तो टूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो होगा देखा जाएगा। रामलला के लिए जो भी बलिदान देना है दिया जाएगा, लेकिन आप इस बात को मत भूलिएगा कि ये बलिदान राम के लिए नहीं, राम के लिए, राम के नाम पर होने वाली राजनीति के लिए होगा। अयोध्या के नाम पर पिछले 4 दशकों से जो कुछ चल रहा है वो दरअसल सत्ता के लिए है। राम मंदिर तो एक बहाना है, मकसद सत्ता हथियाना है। इसी एजेंडे पर चलकर आज वे देश की राजनीति पर हावी हो सके हैं, केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ हो सके हैं, और जो चाहे करने की स्वतंत्रता और ताकत उनको मिल चुकी है। उनका लक्ष्य लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हिंदुत्ववादी मीडिया जानता है और इसलिए प्राणपण से जुटा हुआ है।
अभी देश को 3000 साल पीछे ले जाना है। बहुत तरह के बदले लेने हैं, प्रतिशोध लेना है उन तमाम लोगों से जिन्होंने उनसे सत्ता हथिया ली थी सैकड़ों साल तक। 30,000 मस्जिदें ढहानी हैं और वहाँ मंदिर बनाने हैं। मथुरा काशी बाकी है, ये तो बस एक झांकी है। कहने का मतलब समझिए, बीजेपी का एजेंडा मीडिया का एजेंडा है। दोनों एजेंडे एक हैं, दोनों एक रूप हैं। पता नहीं चल रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि संस्कारी एंकरों और संस्कारी चैनलों में ही क्यों बार बार गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, पागलपन भरी ड्रामेबाजी होती है। उनमें भारतीय संस्कृति के तत्व यानी संयम, धैर्य और संतुलन क्यों नहीं दिखते हैं, जबकि उन्हें तो भारत की प्राचीन जो परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा, उसके अनुकूल प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा वहीं क्यों दिखता है। अब देखिए ना, संस्कारी अर्णब गोस्वामी के शो में एक फौजी माँ बहन की गालियाँ देकर चला जाता है। फिर एक और संस्कारी हैं हमारे दीपक चौरसिया जी, जिनके कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता और एक मौलाना साहब आपस में ऐसी भाषा में बात करते हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं जिनका जिक्र तक हम यहाँ नहीं कर सकते। अब सोचिए कि ऐसा संस्कारी एंकरों और संस्कारी चैनलों में ही क्यों होता है। कारण स्पष्ट है कि इनके पास पत्रकारिता का संस्कार नहीं है, इन्हें प्रचारकों वाली ट्रेनिंग मिली है और ये हर समय प्रचारक की तरह व्यवहार करते नज़र आते हैं। कार सेवकों की मानसिकता से ये एंकर ग्रस्त हैं, ये चैनल ग्रस्त हैं। प्रचारकों का काम है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि उनकी हरकतों का समाज और देश पर क्या असर पड़ेगा। वे तो अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही मानते हैं कि विधर्मियों से कैसे इस पवित्र भूमि को मुक्त किया जाए, कैसे उसको फिर से पवित्र बनाया जाए। इसलिए वे स्टूडियो में ऐसे मेहमान जुटाते हैं कि जिन्हें आपस में लड़ाया जा सके। दोनों को आमने सामने कर दो, एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाते रहो। जब लड़ने लगे तो चुप बैठे मज़े देखते रहो, मज़े लेते रहो और फिर अचानक तैश में आकर उनको डांटने लगो कि ये सब नहीं चलेगा, भाषा का संयम रखिए। यानी पूरा माहौल क्रिएट करने के बाद एक अपनी बड़प्पन वाली भूमिका का प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि संस्कारी चैनल, संस्कारी एंकर और कुसंस्कार इनमें क्यों है। जाहिर है कि न इनके पास पत्रकारिता का संस्कार है और न ही एक जो सभ्य नागरिक हैं उनका भी संस्कार नहीं है, और इसीलिए चैनल इस तरह की हरकतें बार बार करते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और DB लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अब आपने आज तक नहीं किया है तो। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।